हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे? मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का इस सेशन के अंदर बच्चे संसारम एप्लीकेशन पर। तो बच्चे, आप सभी के लिए आज एमसीक्यू सेशन है। आपकी अपनी जो यूनिट है उसके एमसीक्यू हम प्रैक्टिस करेंगे। और यूनिट का नाम क्या रहने वाला है सर? आज की हमारी यूनिट होगी बच्चे, जिसको आप 2 से 3 अलग-अलग नामों से सुनते हो। तो क्या-क्या नाम से सुनते हो? एक आपने अक्सर सुना होगा, कई बार हम लोग इस यूनिट को बोलते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वर्टिब्रेट्स। एक तो आप कई बार इस यूनिट को इस नाम से सुनते हो, ठीक है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ वर्टिब्रेट्स, यानी जो कशेरुक प्राणी हैं, जो कशेरुक प्राणी हैं बच्चे, कशेरुक प्राणी जो हैं, इनकी संरचना व कार्य, इस नाम से सुनते हो। और एक दूसरा नाम आप इस नाम से भी सुनते हो, एनिमल फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी के नाम से भी आप जानते हो, यानी जंतु कार्यिकी के नाम से जानते हैं। तो इन नामों से आप ये यूनिट देखते हो, अलग-अलग जगह पे लिखी होती है, अलग-अलग वर्षों में जो सिलेबस आपका जारी किया जाता है, तो नाम थोड़ा-सा चेंज कर सकते हैं, बट ये एक ही यूनिट होती है बच्चों। अब इसी के क्वेश्चन्स हमें लगाने हैं, जो पीछे डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। अलग-अलग एग्ज़ाम्स के अंदर आपसे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, उनको हम लोग लगाएँगे, प्रैक्टिस करेंगे, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताऊँगा। एक स्लाइड पे क्वेश्चन मैंने बनाया है और एक स्लाइड पे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में जो आपका कंसेप्ट क्लियर करे वैसी एक्सप्लेनेशन भी होगी। तो आ जाइए बच्चे, दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन है, अपनी-अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज में आप लोग इस चीज़ को पढ़ते रहिएगा। ठीक है सर। देखो भाई, पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन दक्षिण भारतीय दक्षिण भारतीय पिटलेस वाइपर है? यानी कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज साउथ इंडियन पिटलेस वाइपर। वाइपर जहाँ भी शब्द आता है तो सामान्यतः आप लोग उसको स्नेक्स वगैरह की कैटेगरी से जोड़ के पढ़ते हो। अब यहाँ किससे है, आइए जानते हैं। यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, तो आपको क्या पूछा है और कैसे आपको उसको टैकल करना है वो बात आपको बताता हूँ मैं। ठीक है भाई, आ जाइए। ये देखिए भाई मेरे भाई, यहाँ पर तो भारत में जो पाए जाने वाले वाइपर सांप है ना, उनको मुख्य रूप से हम लोग 2 श्रेणियों में बाँटते हैं। एक पिट वाइपर और एक आपका पिटलेस वाइपर। पिटलेस वाइपर जो क्वेश्चन में आपसे पूछा है वो कौन से होते हैं? वे होते हैं जिनमें आँखों और नासिका के छिद्रों के बीच में आपका ऊष्मा को संवेदी यानी सेंस करने वाले ग्रंथ होते हैं, पिट्स होते हैं जिनके अंदर, जिनको लोरियल पिट्स बोलते हैं, वो नहीं पाए जाते हैं। और जो आपका वाइपेरा रसेलाई आप देख रहे हो, ये भारत का सबसे बड़ा पिटलेस वाइपर है मेरे भाई। तो इसके हिसाब से आप लोग आंसर दे चुके होंगे, दे दिया होगा। बताइए। अब इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे आइए। तो बी आंसर आपने यहाँ पर देख लिया पिछले में। अब दूसरे क्वेश्चन पे आओ, यहाँ पर मुझे बताओ। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आइए और क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन-सा सही सुमेलित नहीं है? सही मैच कौन-सा नहीं है मेरे भाई? देखिए, क्या-क्या दिए गए हैं सर, कुछ नाम आपको दिख ही रहे हैं और यहाँ पर भी वेनम यानी ज़हर से संबंधित बात हो रही है। ज़हर से संबंधित बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है सर, कुछ स्नेक जैसे जो कैटेगरीज़ के ऑर्गेनिज़म्स हैं, उनके नाम लिखे होंगे और उनका जो टॉक्सिक या जो जहरीला विषैला पदार्थ है जो वो छोड़ते हैं, उनके नाम सामने लिखे हैं। तो देखिए भाई, सही आंसर कैसे क्या आप मैच करोगे? देखो, आप क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन आप सभी के सामने है। आप लोग एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दीजिएगा, आंसर सही कौन-सा वो भी लिखा हुआ है। क्वेश्चन पहले पढ़ो, अपना मस्तिष्क लगाओ, तो अगर आपको आवश्यकता लगे तो सेशन को पॉज़ करके फिर सोचने पे समय दो, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन पे आओ। तो देखो, हमारे जो साँप है ना, साँपों के जो विष जो ज़हर होते हैं मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक न्यूरोटॉक्सिक, है ना? जो कि आपका तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, और एक हीमोटॉक्सिक जो कि हमारे ब्लड और बॉडी के अलग-अलग जो टिश्यू है ना, उनको प्रभावित करने वाला होता है। नाजा यानी कोबरा है और एक आपका बंगारस यानी करैत, जिसको आपने नाम सुना होगा। इसका जो विष होता है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है, इसलिए आपका एंसिस्ट्रोडोन और वाइपर का विष आपका हीमोटॉक्सिक होता है। यहाँ विकल्प सी जो है ना वो बच्चे आपका गलत सुमेलित है, क्योंकि क्रोटेलस जो है ये एक रेटल स्नेक है, इसका विष मुख्य रूप से हीमोटॉक्सिक होता है, न कि न्यूरोटॉक्सिक। तो यहाँ पर ये सी वाला जो है ना बच्चे, ये केवल और केवल ये गलत है आपका। बाकी सारे के सारे ठीक दे रखे हैं, किसका हीमोटॉक्सिक है और किसका न्यूरोटॉक्सिक है। चलिए सर, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, ये लीजिए। तीसरा क्वेश्चन एक बार आप मुझे रीड करके बताओगे, क्या मीनिंग है सर इसका? तीसरा क्वेश्चन जो आप सभी के सामने लिखा हुआ है,
एक बार पढ़िए, इसको रीड करिए और मुझे बताइए सही आंसर इसका क्या रहने वाला है सर? चलिए सर, बताइएगा ज़रा। तीसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने मेरे भाई क्या है? आपको रीज़न देना है। डेथ ऑफ पेशेंट ऑफ कोबरा बाइट। कोबरा के काटने से किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है तो उसका रीज़न क्या है? क्या उससे आरबीसी नष्ट हो जाती है? क्या उससे हमारी मसल्स परमानेंटली आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं? या फिर हमारी तंत्रिकाएँ हैं इनएक्टिव हो जाती हैं? इनमें से कोई नहीं। तो देखो बच्चे, एक बात ध्यान दीजिएगा, कोबरा या जिसको हम लोग साइंटिफिकली बोलते हैं नाज़ा-नाज़ा, इसका जो विष है ना, ये अत्यधिक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन होता है। अब न्यूरोटॉक्सिन मतलब जब कोबरा किसी व्यक्ति को काटता है, तो इसका विष जो है ना, वो सीधा तंत्रिका तंत्र पर प्रहार करता है। इस विष जो है, इससे जो हमारे न्यूरॉन्स जो तंत्रिकाएँ होती हैं, उनका जो सिनेप्स होता है, 2 तंत्रिकाओं का बीच का जो जॉइंट होता है, वहाँ पे जो आवेग यानी जो सिग्नल्स होते हैं ना, उनका ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाता है। तो इसका मतलब हो गया सर, हमारी नर्व्स जो होती हैं, वो इनएक्टिव होती हैं। इस प्रकार से डेथ होती है, ध्यान रखिएगा। ओके सर। किसी भी स्नेक के अंदर जिसके सिर पर बड़ी शील्ड जैसी संरचना और जो नासिका छिद्र है और आँखों के बीच में क्या होता है, लोरियल पिट पाया जाता है मेरे भाई, तो उसका एग्ज़ाम्पल बताओ। शायद पहले या दूसरे क्वेश्चन के अंदर ही हमने पिट वाला कांसेप्ट मैंने बताया था आपको, है ना? पिटलेस और पिट वाले 2 प्रकार के स्नेक्स बताए थे। तो यहाँ आपको आंसर देना है मेरे भाई, कौन-सा आ जाएगा सर? वाइपर। वाइपर विशेष रूप से पिट वाइपर की पहचान उसके चेहरे पर मौजूद लोरियल पिट यानी पिट का मतलब जो आँखों के बीच में आपके संरचना पाई जाती है। जो कि आपका ऊष्मा को यानी हीट को सेंस करने वाला एक ऑर्गन होता है, थर्मोरिसेप्टर होता है, जो कि नासिका छिद्र और आँख के बीच में स्थित होता है। ये अंग सांप को अंधेरे में भी अपने शिकार की गर्मी को महसूस करने में मदद करते हैं। मतलब कुछ स्नेक ऐसे होते हैं, आँखें होंगे नहीं, आँखों से देख नहीं पाएँगे, वैसे भी अंधेरा जो होता है तो अंधेरे के अंदर क्या करते हैं, जैसे हम खड़े हैं, तो दूर से ही क्या करते हैं वो हमारी हीट को सेंस कर लेते हैं और हीट को सेंस करके ही प्रहार करते हैं वो। ये आपके इस प्रकार के होते हैं, इनके अंदर ये पिट्स पाए जाते हैं, उसी की सहायता से वो लोग ऐसा कर पाते हैं। समझ गए बात को? ओके सर। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है, अगर कोई अडल्ट खरगोश, उसके पैनक्रियाज में अल्फा जो कोशिकाएँ हैं, वो क्षतिग्रस्त हो जाएँ, तो इससे उसका क्या प्रभावित होगा? साइटोलिसिस, ग्लाइकोजेनेसिस प्रभावित हो ग्लाइकोजेनोलिसिस प्रभावित होगा, प्रोटियोलिसिस प्रभावित होगा, 4 अलग-अलग प्रोसेस के नाम हैं। अब जो बच्चा भी अपने एग्ज़ाम को लेकर के सीरियस है ना, तो मैं एक काम आपको सौंपता हूँ, एक होमवर्क आपको सौंपता हूँ, ये चारों की आपको परिभाषाएँ चारों की डेफ़िनेशन आपको एक अलग से कॉपी के अंदर लिखनी है, सर्च करके उसके बारे में 3-3 4-4 लाइनें लिखनी है, ये तुम्हारा काम होगा। क्योंकि ये आप अलग-अलग कांसेप्ट पढ़े होंगे, कभी एमसीक्यू क्या होगा, ज़िक्र बार-बार आया होगा, एक बार अब अपने एंड पे करना है मेरे भाई आपने, ठीक है? ओके सर। तो पैनक्रियाज़ जो है ना, उसकी लैंगरहैम्स की द्वीपिकाएँ जो होती हैं, उनमें अल्फा कोशिकाएँ होती हैं, जो कि ग्लूकागोन हार्मोन का रिलीज़ करती हैं और ये हार्मोन हमारे ब्लड में जो शुगर है ना, उसके लेवल को बढ़ाने का काम करता है। ये यकृत के अंदर जो स्टोर ग्लाइकोजन है ना, उसको ग्लूकोज़ में तोड़ने की प्रक्रिया जिसे ग्लाइकोजेनोलिसिस के नाम से जाना जाता है, उसको प्रेरित करता है। तो ऑब्वियस सी बात है सर, डी में जो लिखा हुआ है, यही आपका प्रभावित हो जाएगा अगर उसके अल्फा सेल नष्ट हो जाएँ तो। ठीक है सर। अगले पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? अब क्वेश्चन से पहले बच्चे एक बार छोटी-सी इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर ज़ूलॉजी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो पेपर 1 प्लस पेपर 2 कंप्लीट बैच आपको संसारम एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। उस पे मिल जाएगा बच्चे, पेपर 2 ओनली का भी मिल जाएगा, पेपर 1 ओनली का भी 3 बैच हैं। उसके बाद फिर ऐसे ही आप अगर एमपीसेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, तो बच्चे कंप्लीट लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच आप सभी को ये भी पेपर 1 प्लस पेपर 2 का बैच भी, पेपर 1 ओनली का भी, पेपर 2 ओनली का बैच आपको संसार में एप्लीकेशन मिलेगा। छत्तीसगढ़ सेट की करते हो, इसके लिए भी सेपरेट बैच आपको मिलेगा एप्लीकेशन पे और बच्चे राजस्थान सेट के लिए आप तैयारी कर रहे हो, उसके लिए भी आपको मिल जाएगा। बुक की बात करें, अगर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हो यूनिट वाइज़, तो बच्चे जूलॉजी वाले बच्चों के लिए ये बुक है और सेट वाले बच्चों के लिए ये बुक है। दोनों ही बुक शानदार तरीके से बनाई गई हैं। आप संसारम ऐप पे जाके इनको भी ऑर्डर कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं अपने काम की बात पे मेरे भाई। ठीक है, देखिए ज़रा, व्हिच ऑफ द स्नेक्स फाउंड इन इंडिया इज़ नॉन पॉइज़नस? भारत में पाया जाने वाला कौन-सा साँप आपका विषहीन होता है? मतलब विष नहीं, तो देखो आपने कई बार नाम सुना होगा बच्चे, ये बोआ बोआ साँप, जिसको स्थानीय भाषा में हम दो मुहा भी कहते हैं। देखो इसके दोनों तरफ मुख होते हैं, ऐसा साँप आपने देखा होगा तो विष रहित होता है, तो देख लीजिएगा इसको आगे का पढ़ लीजिएगा बच्चे। 7वां क्वेश्चन है, फर्टिलाइज़ेशन ऑफ ओवम टेक प्लेस इन रैबिट, मैन एंड अदर प्लेसेंटल मैमल्स। मानव, सशक या अन्य जो प्लेसेंटा वाले आपके मैमल्स हैं, उनमें निषेचन कहाँ पे होता है? ओवेरी में होता है, वेजाइना में होता है, फैलोपियन ट्यूब में, यूट्रस में, तो ऑब्वियस सी बात है सी वाला आंसर आपका हो जाएगा बच्चे,
कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। फर्टिलाइज़ेशन यानी मेल और फीमेल सेल का मिलना। अब ये अपना जजमेंट मत करना कि सर क्वेश्चन वैसे आते हैं, क्वेश्चन ऐसे आते हैं। मेरे भाई ये सारे क्वेश्चन जो हैं, ये पीछे से आपके एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। ये पहली सीरीज़ आपकी चल रही है एमसीक्यू प्रैक्टिस की, इसके बाद दूसरी सीरीज़ भी स्टार्ट होगी एग्ज़ाम से पहले आपकी 1-2 सीरीज़ और चलेंगी। एग्ज़ाम तक मैं आपको हर यूनिट के क्वेश्चन यूनिट वाइज़ एक बार 10 यूनिट कंप्लीट, 10, 12, 13 मतलब जो भी सेशन हमारे जितने लगे हैं, एक बार सारी यूनिट कंप्लीट करेंगे, फिर अगली बार फिर से सारी कंप्लीट करेंगे, 2-3 बार सेशन चलाए जाएँगे आपके एग्ज़ाम से पहले। तो हर सेशन के अंदर एग्जाम में जो क्वेश्चंस का लेवल है वो बढ़ता चलेगा और हर वैरायटी के क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएँगे। अगला क्वेश्चन है सर, ग्लोमेरुली इन रैबिट आर लिमिटेड टू सशक के अंदर जो वृक्क में ग्लोमेरुलाई सेल होती हैं वो सीमित हैं। कहाँ तक सीमित हैं? उसके कॉर्टेक्स रीजन में, उसके मेडुला रीजन में, उसके पिरामिडल टिश्यू के अंदर या सभी के अंदर? तो मेरे भाई ध्यान रखना, जो आपका किडनी है ना, किडनी के अंदर मेरे भाई आपका क्या होता है कि 2 भागों में बँटी होती है। 2 भागों में जो बँटी होती है मतलब मेटानेफ्रिक टाइप की होती है। बाहरी भाग कॉर्टेक्स कहलाता है किडनी का और आंतरिक मेडुला। हमारे अंदर भी ऐसा होता है। रक्त को छानने वाली जो मुख्य स्ट्रक्चर होती है, उन्हें ग्लोमेरुलाई सेल कहा जाता है। और उसके ऊपर एक कैप्सूल बना होता है बोमेन कैप्सूल। केवल वृक्क के कोर्टेक्स भाग में ही स्थित होती हैं और मेडुला भाग में मुख्य रूप से हेनले का लूप यानी बाकी की संरचनाएँ आपकी आती हैं। तो ए वाला आंसर बच्चे इसके अंदर हो जाएगा सर। ये कोर्टेक्स रीजन यानी जो आपका कोर्टेक्स रीजन जो बाहर वाला रीजन है ना, वहीं पर आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है? चलिए सर। हुँ, यस। उसके बाद जो एटलस वर्टिब्रा ऑफ रैबिट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एटलस कशेरुका खरगोश का विशेषीकृत किया जाता है। मतलब क्या है सर इस बात का? पहले क्वेश्चन समझने के लिए आपको एक्सप्लेनेशन में थोड़ा जाना पड़ेगा। देखो भई, एटलस जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी कोई एक बोन थोड़ी है, छोटी-छोटी, छोटी-छोटी कई बोन से बनती हैं और लगभग 5 प्रकार के अलग-अलग टाइप की बोन्स होती हैं। उन्हीं में से आपके पास में क्या होती है, एटलस एक छोटी-सी वर्टिब्राई का नाम होता है। खरगोश के अंदर भी खरगोश की जो पहली गर्दन की हड्डी होती है, जिसको एटलस वर्टिब्राई कहा जाता है, ये अन्य कशेरुकाओं से बहुत भिन्न और विशिष्ट प्रकार की होती है। इसमें आपका सेंट्रम अनुपस्थित होता है, जो कि वास्तव में दूसरे जो ऑर्गेनिज़्म होते हैं, उनमें जो दूसरी आपकी रीढ़ की बोन होती है, एक्सिस जिसको बोलते हैं, उससे जुड़कर ओडोंटाइट प्रोसेस बनाता है। इसके अलावा इसमें प्री और पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस भी नहीं पाए जाते और एक अंगूठे के आकार की हड्डी होती है, जो खोपड़ी के आधार के साथ में जुड़कर सिर को ऊपर-नीचे हिलाने की अनुमति देती है। समझ में आ गई ना बात? तो सही आंसर क्या आ जाएगा? ये सारी बात इसके बारे में सही है, जो लिखी हुई हैं, इसकी रीढ़ की हड्डी के विषय में। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, ज़ाइगोमैटिक आर्क। अब देखो भाई ज़ाइगोमैटिक आर्क क्या चीज़ होती है, पूरा कांसेप्ट आप लोग पढ़ चुके हो। ज़ाइगोमैटिक आर्क ऑफ रैबिट इज़ मेड अप ऑफ मैक्सिला, स्क्वेमोसल एंड और किससे बनी होती है? ज़ाइगोमैटिक आर्क जिन 3 चीज़ों से बनी होती है, उन तीनों में से एक तो हो गया आपका मैक्सिला। मैक्सिला का नाम सुना होगा ना? जबड़े के अंदर हमारी बोन होती है। उसके बाद बोला स्क्वैमोज़ल और एक और बताओ, एक और कौन-सी होती है? तो देखो मेरे भाई एक और आंसर आएगा। देखो खरगोश की जो खोपड़ी है ना, उसके किनारे पर एक पुल जैसी हड्डी की संरचना होती है, जिसे ज़ाइगोमैटिक आर्क या चिक बोन कहते हैं। ये आर्क 3 हड्डियों के मिलने से बनी होती है, एक मैक्सिला, एक स्क्वैमोसल और एक आपकी जुगल जिसको बोलेंगे। जुगल हड्डी इन दोनों के बीच के हिस्से को जोड़ती है और ये आर्क जो चबाने वाली मांसपेशियों को जुड़ने के लिए स्थान प्रदान करती है, जो कि खरगोश जैसे जो आपके कृंतक और शाकाहारियों के लिए भोजन पीसने में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चे, इनमें से कौन-सी ग्रंथियाँ खरगोश के नेत्रों से संबंधित नहीं हैं? खरगोश की आँखों से संबंधित कौन-सी ग्रंथि नहीं है भाई? सीधा याद रखो आज के बाद में बी वाला। खरगोश की आँखों की सुरक्षा और नमी बनाए रखने के लिए आपकी मेबोयम, लैक्रिमल और हाइडेरियम ग्रंथियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो इसके अलावा कौन-सी बची है बच्चे आपकी? ये काउपर ग्लैंड। काउपर ग्लैंड क्या होती है? ये आपका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को नमी बनाए रखने के लिए फीमेल्स के अंदर पाई जाती है। तो बाकी सारा सही हो जाएगा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है बच्चे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ इंटेगुमेंट गिव्स राइज टू द ग्लैंड्स एंड केराटिन स्ट्रक्चर इन रैबिट? त्वचा की जो निम्नलिखित में से कौन-सी परत खरगोश में ग्रंथियों और केराटिन की स्ट्रक्चर को जन्म देती है? क्या स्ट्रेटम लूसिडम, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम या स्ट्रेटम आपका स्पाइनोसम या स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम? चारों में से आंसर क्या आएगा मेरे भाई? बी वाला आंसर है। देखो हमारी खरगोश की त्वचा की सबसे बाहरी परत जो एपिडर्मिस होती है, इसके सबसे भीतरी और एक्टिव लेयर को स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम
के नाम से या स्ट्रेटम मैलपिगी कहा जाता है। इस परत की कोशिकाएँ लगातार विभाजित होती रहती हैं और ऊपर की ओर बढ़ती हैं। यही परत त्वचा की विभिन्न ग्रंथियों जैसे स्वेद और तेल और केराटिन से बनी संरचनाओं जैसे बाल, नाखून, सल्क के निर्माण के लिए ज़िम्मेदार होती है। तो बी वाला आंसर में जो आपको दिया गया था, यही सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन्स बच्चे देखो ध्यान रखना, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर भी मेंशन नहीं होते और मेंशन नहीं होते लेकिन फिर भी है ना कुछ रैंडमली क्वेश्चन एक आधा हमारा कहीं से भी फँस जाता है। जब रैंडमली क्वेश्चन फँसने वाले चांस बनते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, ये टीचर ही समझ सकता है, हालाँकि बच्चे नहीं समझते हैं। बच्चे सोचते हैं कि जो सिलेबस दिया है, बस उससे बाहर कुछ आना है नहीं। देखो भाई, सिलेबस में अक्सर देखा गया पेपरों के अंदर, जो टॉपिक्स दिए हैं ना, उसमें क्लियरली अलग-अलग ऑर्गेनिज़्म के नाम नहीं देता। लेकिन हमें रैंडमली क्वेश्चन आ जाए, तो हमें क्या करना है, उसके लिए भी हमें एमसीक्यू प्रैक्टिस के माध्यम से उनसे रिलेटेड जो मेन-मेन हमारे क्वेश्चन्स हैं, उनको सॉल्व कर लेना होता है, ताकि रैंडम क्वेश्चन के लिए भी हम लोग तैयार रहें। बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है कि हमारा सिलेबस में ये है कि नहीं है सर, क्योंकि कुछ टॉपिक इतने छोटे से टर्म में लिख देता है कि ब्रॉडली लिखता नहीं है। तो हमें खुद से अनुमान लगा कर के टीचर अनुमान लगा कर के आपको ऐसे क्वेश्चंस भी लेकर के आता है। तो वैसे क्वेश्चंस भी आपको हर सेशन के अंदर शामिल मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, डबल सर्कुलेशन और डबल रेस्पिरेशन किस में पाया जाता है मेरे भाई? यहाँ पे दिया गया स्कोलियोडोन और राना में। राना ध्यान रखना मेंढक वाली प्रजातियों के लिए यूज़ होता है। ओरिक्टोलेगस और कोलंबा के अंदर, यूरोमेटिक्स और राना में, राना और कोलंबा के अंदर। ठीक है? अलग-अलग ऑर्गेनिज़म्स हैं। ये आप खासकर जब आप क्लासिफ़िकेशन आप लोग पढ़ते हो, तब क्लासिफ़िकेशन में आपने ऐसी चीज़ों को पढ़ा होगा। ठीक है? अगर पढ़ लिया है तो नहीं पढ़ा तो आप पढ़ोगे इनको। तो भाई ये आपका डबल सर्कुलेशन जो है ना, ये आपके मैमल्स देखो डबल सर्कुलेशन का मतलब होता है कि हमारा हार्ट से एक बार ब्लड जाता है आर्टरीज़ के माध्यम से पूरी बॉडी में और फिर वेन्स के माध्यम से फिर से हार्ट में आता है। तो 2 बार सर्कुलेशन होता है। तो ये मैमल्स का मुख्य लक्षण होता है और जहाँ रक्त हृदय में 2 बार गुजरता है। अच्छा, ओरिक्टोलेगस जैसे खरगोश हो गया आपका, ये एक स्तनधारी है और इसमें यह पाया जाता है। दोहरा श्वसन की बात करें तो पक्षियों की विशेषता होती है जहाँ वायु के थैले या एयर सैक्स होते हैं, उनकी उपस्थिति के कारण फेफड़ों को सांस लेने और छोड़ने दोनों समय ऑक्सीजन मिलती है मेरे भाई। तो यहाँ पर कोलंबा यानी कबूतर एक पक्षी है जिसमें यह पाया जाता है। तो दोनों ही आपके ऑप्शन नंबर बी के अंदर दिए गए हैं, सही हो जाएँगे। गिज़ार्ड याद करो मेरे भाई, गिज़ार्ड, पिजन, कबूतर के अंदर जो गिज़ार्ड हैं, कबूतर के अंदर जो गिज़ार्ड हैं बच्चे, उनके बारे में पूछा है, इनका फ़ंक्शन क्या है? गिज़ार्ड शब्द जहाँ भी आप सभी के सामने आता है, आप सभी जानते हैं कि सर इसका फ़ंक्शन अप्रोक्सिमेटली वैसा ही होता है जैसे हमारे टीथ का होता है, जैसे हमारे दाँतों का होता है। तो हमारे दाँतों जैसी संरचना होती है कुल मिलाकर के, तो वैसे हमें भी कहीं न कहीं ये जोड़ना पड़ेगा, दाँतों का जो काम होता है। जैसे भोजन विक मिश्रित करना, भोजन चबाना, भोजन को पचाना, भोजन को पीसना। अब हमारे कई प्रकार के दाँत होते हैं, तो उनके फ़ंक्शन अलग-अलग होते हैं, तो यहाँ पर गिज़ार्ड का क्या फ़ंक्शन रहता है? तो देखिए कबूतर और अन्य जो पक्षी होते हैं उनमें दाँत नहीं होते, इसलिए उनके पाचन तंत्र में भोजन को मैकेनिकल रूप से तोड़ने के लिए एक विशेष अंग होता है जिसको गिज़ार्ड या पेषणी कहते हैं बच्चे। गिज़ार्ड की दीवारें बहुत मोटी और मसल्स वाली होती हैं। कबूतर अक्सर छोटे-छोटे कंकड़ पत्थर निगलते हैं जो गिज़ार्ड में जाकर चक्की के पत्थरों की तरह से कार्य करते हैं और इस अंग का मुख्य कार्य कठोर बीज या दानों को बारीक पीसना होता है। ये दाँतों की कमी की भरपाई करता है और पाचन को आसान बनाता है। तो ये आपका है पीसने वाला ऑप्शन नंबर डी के अंदर है मेरे भाई, ठीक है? फिर है इन्वर्टेड टी शेप पैरास्फेनोइड बोन इज़ फाउंड। उल्टे टी के समान जो पैरास्फेनोइड अस्थि कहाँ पाई जाती है? बताइए। स्तनधारियों के क्रेनियम के वेंट्रल सरफेस पे, मेंढक के क्रेनियम के वेंट्रल सरफेस पे, स्तनधारियों के कपाल की पृष्ठीय सरफेस पे या मेंढक के कपाल की पृष्ठीय सरफेस पे? सही आंसर आ जाएगा बी वाला। मेंढक की खोपड़ी में एक बड़ी और चपटी अस्थि पाई जाती है जिसको हम पैरास्फेनोइड बोलते हैं। हमारे अंदर भी होती है स्फेनोइड बोन। याद करो स्फेनोइड बोन बोन के अंदर एक ग्लैंड, एक ग्रंथि भी होती है हमारी और सबसे इम्पोर्टेंट ग्लैंड होती है वहाँ पे। या नाम आपको याद आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने एंड पे सर्च करके उसको याद कर लेंगे आज के बाद में। ठीक है? ओके सर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन यूरोमेस्टिक्स वाई शेप्ड वाई शेप्ड चेवरॉन बोन इज फाउंड इन व्हिच वर्टिब्राई? यूरोमेटिक्स के किस कशेरुक में वाई आकार की शेवरॉन हड्डी पाई जाती है? बता दो मेरे भाई, कौन सी कैटेगरी में होती है? देखो वाई आकार की जो शेवरॉन बोन जो होती है यूरोमेटिक्स की कुछ ही आपकी कशेरुकाओं में पाई जाती है। ये हड्डियाँ पूँछ की कशेरुकाओं के अधर भाग में स्थित होती हैं और कशेरुकाओं के केंद्रों से जुड़ी रहती हैं। इसका मुख्य कार्य पूँछ में मौजूद जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उन नसों को दबाव से बचाना और सुरक्षा प्रदान करना होता है। तो ए वाला आंसर सही हो जाएगा। 17 नंबर है, कौन-सा हार्मोन क्रमशः मेंढक और कीट में असामयिक कायापलट को रोकता है? मतलब क्या ऐसा कायापलट मतलब
मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस आपने पढ़ा था ना, कुछ ऑर्गेनिज़्म ऐसे होते हैं, जो अपने जीवन काल में, अपने बचपन में, अपने जब जन्म के समय पे अलग बॉडी स्ट्रक्चर होती है, बड़े होते हैं तो अपनी काया को पलट लेते हैं, मतलब अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर को चेंज करके एक अलग प्रकार के ऑर्गेनिज़्म बन जाते हैं। तो यहाँ पर मतलब कौन-सा हार्मोन है जो गलत समय पे ऐसा होने से रोकता है, उनकी काया पलट को रोकता है? तो सही आंसर होगा सी वाला। मेंढक और जो इंसेक्ट के विकास के दौरान कुछ हार्मोन समय से पहले होने वाले आपका मेटामॉर्फिज़्म को रोकने कार्य करते हैं। मेंढक में प्रोलैक्टिन लार्वा अवस्था के गुणों को बनाए रखता है और थायरॉइड हार्मोन के प्रभाव को कम कर कायांतरण को रोकता है, तो आंसर सी में आपका लिखा हुआ यही आ जाएगा। 18 नंबर है कि जीवन अनुकूल द्वित होता है, मतलब इन विच एडेप्टेशन टू एक्वेटिक लाइफ इज सेकेंडरी। कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर एक्वेटिक लाइफ एक्वेटिक लाइफ के हिसाब से जीवन यापन करना एक सेकेंडरी लक्ष्य है। तो कुछ जीव आपको दे रखे हैं, देखिए। देखो, द्वितीयक जलीय अनुकूलन का मतलब उन स्तनधारियों में पाया जाता है जिनके पूर्वज कभी पूर्णतः जमीन पर रहने वाले थे, लेकिन विकास के क्रम में भी वापस पानी में रहने के लिए अनुकूलित हो गए। तो व्हेल, सील और आपका पोर्पोइज जो है, सभी श्रेणी में आते हैं। इनमें मछलियों की तरह गलफड़े नहीं होते, बल्कि ये फेफड़ों से ही सांस लेते हैं और समय समय पर पानी के स्तर पर आते हैं और सांस लेके वापस चले जाते हैं। तो डी वाले में सब लिखा हुआ है, तो ऑल ऑफ द अबव। और भविष्य के लिए आपको ये सारे के सारे याद रख लेने पड़ेंगे। अगला बच्चे, करेक्ट सीक्वेंस बताइए ब्लड फ्लो का, कहाँ पे? आपका हार्डमेनिया के अंदर करेक्ट फ्लो है, सीधा आंसर याद करो डी। हार्डमेनिया का जो परिसंचरण तंत्र है ना, वो विशेष प्रकार का और ओपन टाइप का होता है। इसके रक्त की एक मुख्य अवस्था का सही क्रम है, सबसे पहले हार्ट से रक्त पंप किया जाता है, जो आपका डोर्सल महाधमनी में जाता है, और फिर वहां से आपका वेंट्रल आउर्टा की ओर, और अंत में आपकी जो ब्रांच वेसल्स होती है उनमें प्रवाहित होता है। और ये चीज़ कहाँ लिखी हुई है? ये रही डी में। ये डोर्सल, फिर वेंट्रल, फिर ब्रांकियल वेसल। यही आपका सही क्रम हो जाएगा। जिस भी ऑर्गेनिज्म का नाम आप पहली बार सुनो, तो देखो आप ये बिल्कुल भी जजमेंट मत करना कि तुम्हें ये क्वेश्चन आते थे या नहीं। अक्सर मैं देखता हूँ कि बच्चे क्या करते हैं कि जैसे कंसेप्ट पढ़ा और फिर क्या है, एमसीक्यू निकालेंगे और फिर लगाना शुरू कर देंगे और फिर सोचेंगे यार हमसे एमसीक्यू तो बन ही नहीं रहे। भाई पहले तो ये प्रिपरेशन करने का गलत तरीका हटाओ। एमसीक्यू तुम कितना भी कंसेप्ट पढ़ लो और कभी तुम्हारा सिलेबस पूरा होगा ही नहीं तुम्हारे मस्तिष्क में, बताता हूँ। आज तक का रूल है, कभी भी तुम्हें ऐसा लगेगा नहीं कि सब कुछ होगा सिलेबस में, कभी नहीं लगेगा, लेकिन सिलेक्शन उससे पहले ज़रूर हो लेगा। तो भाई बात ये है, कांसेप्ट एक बार लिमिटेड तरीके से कर लो। जो सिलेबस दिया गया है, उसको अपने हिसाब से लिमिटेड तरीके से कर लो। कम से कम 2 से 3 हज़ार एमसीक्यू एग्ज़ाम से पहले लगा लो और 2 से 3 बार लगाओ उनको। फिर जा करके जजमेंट करना, कभी तुम सीधा कंसेप्ट करके और एमसीक्यू चले जाओ। अगर इतना आसान सिस्टम होता ना कि बस कुछ कंसेप्ट पढ़े और एमसीक्यू लगाने चले गए, बन गए। भाई इतना आसान नहीं है चीज़ें, इतना आसान नहीं है, उसके पीछे के बहुत लॉजिक होते हैं। मार्केट में तुम्हारे सिलेबस से रिलेटेड कम से कम भी 20,000 एमसीक्यू घूम रहे होंगे। पेपर में तुम्हारे आएँगे 100 डेढ़ 100 एमसीक्यू। और तुम अपने जीवन काल में जब-जब तैयारी करोगे 2-3 हज़ार मुश्किल से लगाओगे। हाँ, ये अच्छी बात 2-3 हज़ार तुमने लगा लिए, तो तुम्हारा आईक्यू इतना डेवलप हो जाएगा, तुम्हारे कांसेप्ट इतने इंटीग्रेट हो जाएँगे कि डेफ़िनेटली तुम लोग पेपर में आएँगे, उनमें से उतने क्वेश्चन कर दोगे जिनमें तुम्हारा सिलेक्शन होगा। लेकिन जजमेंट करने बैठ गए ना तुम, अगर पेपर देखा नहीं बन रहा, जजमेंट करने बैठ गए तो बैठ गए, कुछ नहीं होने वाला। कभी भी जब तक तुम अपने खुद से 2-4 हज़ार एमसीक्यू नहीं लगा लोगे ना खुद से, जो कि तुमसे नहीं बन रहे हैं वैसे-वैसे क्वेश्चन, तब तक जजमेंट करने मत बैठना, नहीं तो नेगेटिव होकर के उठोगे, ये हर बच्चे के ऊपर बात लागू होती है। अगर ऐसा होता ना कि कांसेप्ट किया और एमसीक्यू लगाने लगे और ये सर सारे लग गए, तो फिर तुम्हारे पेपर की कट ऑफ है ना, ये 60-65% पे नहीं जाती, फिर ये जाती है तुम्हारी 80% पे, 85% पे कट ऑफ जाती। 60-65% नंबर जनरल कैटेगरी की कह रहा हूँ, और 50% नंबर में तो आपका जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं, 50-45, इनमें तो कैटेगरी वाले बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। समझ रहे हो बात को? तो कुछ तो है ना सर, जो हम मिस कर रहे हैं, हम अपने ही चला रहे हैं बस, कि कंसेप्ट कर लिया, एमसीक्यू लगाया, नहीं लग रहे, भगवान क्या करें? भगवान को कुछ नहीं करना, भगवान तुम्हारे हमेशा साथ है, बस तुम अपना काम ढंग से कर लो। ठीक है? ओके सर, अगला क्वेश्चन है, विशेष रूप से गतिहीन प्रोटोकॉर्डेटा किस वर्ग में पाए जाते हैं मेरे भाई? किस वर्ग में पाए जाते हैं? तो ये देखो, प्रोटोकॉर्डेट्स जो है ना, इसके अंतर्गत एसिडिएसी वर्ग के जंतु वयस्क अवस्था में विशेष रूप से गतिहीन और सीडेंटरी होते हैं, मतलब एक ही स्थान पे रहने वाले। हर्डमेनिया इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, सी में लिखा हुआ सही आंसर आ जाएगा। लाइसोजाइम कहाँ पाए जाते हैं? लाइसोजाइम कहाँ पाए जाते हैं बच्चे? लाइसोजाइम याद करो, हमारी सलाइवा में, टीयर्स में, या दोनों के अंदर। तो देखो मेरे भाई, लाइसोजाइम दोनों जगह होते हैं, टीयर में भी होते हैं, और ये एंटी बैक्टीरियल एंजाइम होता है, ध्यान रखिएगा।
तो सी आंसर आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है व्हिच फंक्शनल यूनिट एक्ट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड? पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए कौन-सी इकाई कार्य करती है? ब्रूनर्स ग्लैंड करती है या फिर आपकी लिवर कुन प्रमुख भूमिका करती हैं? आपका वाइलस यानी अंकुर या विलस बोल सकते हो या एक से ज़्यादा ऊपर वाले ऑप्शन में से या इनमें से कोई नहीं। देखो भाई, एक बात ध्यान रखना सी वाला आंसर विलाई, माइक्रोविलाई बहुत पढ़ा होगा तुमने खुद के बारे में पढ़ा है ये चीज़ तो। ये तो 10वीं लेवल का क्वेश्चन है लेकिन कर दोगे आप लोग, सी में लिखा हुआ है। अमाशय का जो आंतरिक भित्ति है, उसके लॉन्गिट्यूडिनल जो मसल्स है ना, उनके अंदर जो वलय होता है, जो फ़ोल्ड होता है, उसको क्या कहा जाता है? क्या वो कहा जाता है मेरे भाई? तो उसको सिंपल सी लैंग्वेज में हमारे द्वारा जब अमाशय खाली होता है, तो इसके आंतरिक जो म्यूकोसा लेयर होती है, उसमें कई गहरे फ़ोल्ड पड़ जाते हैं, सलवटें पड़ जाती हैं, जिनको हम लोग रज़ी कहा जाता है। ये रोजी अमाशय को फैलने की क्षमता प्रदान करते हैं, जिससे पेट में बड़ी मात्रा में भोजन संग्रहित हो सकता है। उसके बाद है ऑक्ज़ेंटिक सेल क्या स्रावित करती हैं मेरे भाई? ऑक्जेंटिक सेल से क्या रिलीज़ होता है? बताइए, समझिए ज़रा। ऑक्जेंटिक कोशिकाएँ जिन्हें पैराइटल कोशिकाएँ भी कहा जाता है, अमाशय की ग्रंथियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन कोशिकाओं का मुख्य काम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव करना है। ध्यान रखिएगा, आगे खुद से पढ़ना कुछ जानकारी लेनी। लास्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलेट द एक्सोक्राइन पैनक्रियाज मतलब पैनक्रियाज का कौन सा पैनक्रियाज जो होता है आपका एंडोक्राइन भाग भी होता है मतलब हार्मोन भी निकलते हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होता है मतलब इससे सर जूस भी निकलता है एंजाइम भी निकलते हैं तो आपसे पूछा जाए एक्सोक्राइन भाग होता है उससे कौन सा इनमें से रिलीज होता है कौन सा एंजाइम रिलीज होता है तो अग्नाशय का मिश्रित ग्रंथि आप सभी जानते हैं इसका बहिर्स्रावी भाग जो है वो पाचन करने के लिए एंजाइम रिलीज करता है और बाइकार्बोनेट छोड़ता है और बहिस्रावी भाग का एक एक्टिव क्रियाशीलता को मुख्य रूप से 2 हार्मोन आपके कंट्रोल करते हैं, सिक्रेटिन और पैनक्रियोजाइमिन ये 2 हार्मोन है कंट्रोल करते हैं। सिक्रेटिन अग्नाशय को जल और बाइकार्बोनेट आयनों के स्राव के लिए उत्तेजित करता है और अमाशय से आए अम्लीय कायम को उदासीन करने में मदद करता है। वही पैनक्रियोजाइमिन जैसे सीसीके भी कहा जाता है, ये अग्नाशय को पाचक एंजाइम के स्राव के लिए प्रेरित करता है। इसके विपरीत इंसुलिन और ग्लूकागोन अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग से स्रावित होते हैं। तो सही आंसर यहाँ पर बाहरी भाग से क्या निकलता है, ये रहा सर पहले वाले ही क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। तो मेरे भाई ये था सेशन अपना, ये हमारी यूनिट कंप्लीट होती है और आई होप कि आपका ज्ञान बढ़ा होगा। ऐसे ही सारी यूनिट के क्वेश्चन कई बार हम आपके एग्ज़ाम से पहले लगवाएँगे। तो डाउनलोड कीजिए बच्चे संसारम एप्लीकेशन अपनी प्रिपरेशन कोई भी एग्ज़ाम आप करना चाहते हैं, शानदार तरीके से आपकी हो जाएगी। एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से बच्चे आपकी अभी होगी। तो मिलते हैं बच्चे दोबारा से अगले सेशन में। जय हिंद।